हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन तक में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स ऑनलाइनर्स के 1 से 100 तक के क्वेश्चन को। यह 500 क्वेश्चन की श्रृंखला का भाग 1 है। इस भाग में 1 से 100 तक के प्रश्नों का अध्ययन करना है हमें। यह प्रश्न यूपी टेट, सी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नौ माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संसाधन की कमी से। नौ माल्थुसियन सिद्धांत संसाधन की कमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय या खर्च का हिस्सा है? तो यह मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर। समाजवादी व्यवस्था पर भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें क्या ज्ञात होता है? तो गिफन माल घटिया भी अवश्य होगा, यह हमें ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है कब? जब आय बढ़ती है। जब लोगों का आय बढ़ने लगता है, इनकम बढ़ता है, तो घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, वो महंगी वस्तुओं का उपभोग करना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, औसत परिवर्ती लागत वक्र। औसत परिवर्ती लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो यू आकार का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? तो यह एंजल नियम में यह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? अंत वस्तुएं। अंत वस्तुएं उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी? तो अत्यधिक मंदी वर्ष 1929 से 34 के बीच में आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो भारत के भुगतान संतुलन को मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा संतुलित किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है? तो आयकर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की जो वसूली है केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है? इस प्रकार पूंजी खाता आधिक्य से चालू लेखा। इस प्रकार पूंजी खाता आधिक्य से चालू लेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजकोषीय नीति का संबंध है? तो राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार की आय तथा व्यय से। अगला क्वेश्चन है आपका, कराधान एक उपकरण है। कराधान क्या है? एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति का कराधान एक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए आय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आगत पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो पेंशन को। पेंशन को है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रति व्यक्ति आय द्वारा व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो आर्थिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? कम अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय किसी उत्पादन गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में
राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुराष्ट्रीय फर्म है अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है जिसको बहुराष्ट्रीय फर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी फर्म के सुलाभ क्या है? तो किसी फर्म के सुलाभ क्या है? उत्पादन लागत में बचत। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वित्तीय घाटे का प्रतिशत कितना है? ये 4 है। ये ओल्ड प्रश्न है, इस समय का आंकड़ा कुछ और हो सकता है। 29वां क्वेश्चन है, स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं क्रमवर्धमान। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है? तो परिवर्ती लागत से। परिवर्ती लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अधीन बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिबिंब फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो एकाधिकार के। क्वेश्चन नंबर 36 है, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? 1। एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या केवल 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में ग्राहकों आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना से सुधार किया जा सकता है। पूरा करके सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल लागत किसके बराबर होती है? तो परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग जो है मूल लागत के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होगी यदि उसके साथ क्या हो? गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल बचत पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात। पूंजी प्रधान उद्योग सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 42 है, सरकार द्वारा लाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? तो निजी है। निजी, इसको प्राइवेट कह सकते हैं। निजी संपत्ति जो है साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? तो विकासशील देशों में। साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है? विकासशील देशों में। सहकारिता। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी आंकड़ा या संचय में निकायों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो श्रेणीबद्ध मॉडल। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है? व्यापार और निवेश को। क्वेश्चन नंबर 48 है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति को कुल उपभोग बटा कुल आय के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अल्पावधि
यानी कम समय में। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः गिरावट आती है। उपभोग की औसत प्रवृत्ति में सामान्यतः गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि कब होती है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़ी फर्मों वाली कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो अल्पाधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है? तो जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हों। पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है? जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हों। क्वेश्चन नंबर 54 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं प्रायः कीमत लेने वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो जब सीमांत लागत अधिक होगा औसत लागत से। सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगा। यहाँ ताकत हो गया है, लागत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? तो बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निजी आधारित संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान कराता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र है जो सबसे अधिक कर का भुगतान कराता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीली और श्वेत क्रांति किससे संबद्ध है? तो मत्स्य पालन और डेयरी से, डेयरी उद्योग से। नीली और श्वेत क्रांति मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि एवं मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अर्थशास्त्र में संतुलित हो गया है, संतुलन होना चाहिए। संतुलन का अर्थ है बराबर शेष। क्वेश्चन नंबर 64 है, सेज यस ई और जेड का पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका पूरा विस्तृत रूप। 65 पे एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र नेक्स्ट जोन स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र के पनवेल में। ठीक है। एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र नेक्स्ट जोन स्थापित किया जा रहा है महाराष्ट्र के पनवेल में। क्वेश्चन नंबर 66 है, वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? तो पूर्णतः बेलोचदार कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर क्या घटित होता है? तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर श्रमिक मांग घटित होता है। श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने पर श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या वृद्धि होगा? दरों में क्या होगा? तो वृद्धि होगा। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में वृद्धि होगा। 69 है कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 70 है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है आय की। मांग पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो आय की। क्वेश्चन नंबर 71 है, पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक धारणा है दीर्घचालित। पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक धारणा है दीर्घचालित उत्पादन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रतिफल की आंतरिक दर लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। लाभों के
वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। प्रतिफल की आंतरिक दर। 73 है वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है ह्रासमान लागत, ह्रासमान लागत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 है परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 75 पे यदि सभी निवेशों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंध मामला बनता है? तो स्केल में नियत प्रतिफल का मामला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है बैंकिंग की प्रवृत्तियों और प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2008-9 के दौरान भारतीय बैंकों में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों का प्रतिशत वर्ष 2008 में कितना था? तो 2.3% था। क्वेश्चन नंबर 77 है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर विस्तार अथवा संकुचन कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को आपूर्ति में विस्तार अथवा संकुचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होती है? तो मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होती है? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब। क्वेश्चन नंबर 79 है किस कारण आवश्यकता मांग बन जाती है? किस कारण आवश्यकता मांग बन जाती है? तो क्रय की इच्छा पर। क्वेश्चन नंबर 80 है मांग का एक सामान्य नियम है मांगी गई मात्रा बढ़ती है कीमत घटने के साथ। मांगी गई मात्रा बढ़ती है कीमत घटने के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 है कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो यह जेबी से का मानना था। क्वेश्चन नंबर 82 है बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो जेबी से ने ही बाजार नियम प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 83 है श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है श्रम की मांग को। 84 है किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशील किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 85 वे वस्तुएं जिनके मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? तो निम्न स्तरीय वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है HDR। HDR में मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष में शुरू किया गया 1997 में। मानव निर्धनता सूचकांक 1997 में शुरू किया गया। 87 है उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है निवेश का उत्पादन के साथ। उत्पादन फलन संबंध क्या करता है? तो निवेश का उत्पादन के साथ संबंध स्थापित करता है। 88 है एक फर्म का उपयोग किसमें लाए गए? एक फर्म का उपयोग में, किस उपयोग में? तो उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के नियंत्रण में रहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक। क्वेश्चन नंबर 91 है आर्थिक आयोजना। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 93 एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। कौन? सरकार। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत में कितनी CPSC नवरत्न कंपनियां हैं? तो 17 कंपनियां हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत में, यहाँ भारत हो गया है, भारत होना चाहिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इस भाग का आखिरी क्वेश्चन है 100वां, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया। तो दोस्तों यह इस भाग का आखिरी क्वेश्चन था। अब ये समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाला नया जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।